करके पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कहानी आपने अब तक मुझसे सुनी, जिसमें ईडी के द्वारा रडार से लेकर के कंपनियों से फंडिंग कराने की कहानी रही हो, या फिर फंड के नाम पर किसी भी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों से अपने हित में फैसले लेने की बात रही हो, इन सब के अंदर जितनी भी जानकारियां निकल कर आती हैं वो जानकारी केवल एक ही लाइन बोलती हैं कि ये पूरी फंडिंग राजनीतिक पार्टियों से अपने हित में फैसले कराने के लिए ही थी। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं वो जरूर आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक अभी हाल ही में पोल कराया था और उस पोल में मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति अथवा कंपनी राजनीतिक चंदा क्यों देता है। तो आपसे मैंने कई जगह पोल करवाया था, ये ट्विटर पर भी करवाया था, आप देख सकते हैं 24 मार्च को। कई व्यक्ति सोच रहे थे कि 24 मार्च का सेशन आपने उस दिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसी समय पोल डलवाया था। तो मैंने कहा एक बार आपकी राय जान लेता हूं, और मुझे जानकर अच्छा लगा ट्विटर पर दिए इस पोल में आप में से 80% लोगों ने इस बात को ये स्वीकार किया कि फंडिंग देने वाली जितने भी लोग हैं वो अल्टीमेटली अपने हितों के लिए ही चंदा देते हैं। अब अपने हितों के लिए चंदा देना क्या स्कैम है या घोटाला है, और आप जैसे सभी लोग इस बात को जानते हैं, और ये आज से नहीं होता आ रहा है, कब से होता आ रहा है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया कि निजी स्वार्थ के लिए चंदा लेते हैं। जायसवाल, संजना जायसवाल ने, कुमार ध्रुव साहू ने, राजू श्रीवास्तव ने, दीपक अग्रवासी ने, करण सिंह भाटी ने, सभी ने हमारे पास ट्वीट में एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा था, चंदा दो धंधा लो वाला नारा जोर शोर से चल रहा है। निश्चित ही कि आप चंदा दोगे धंधा मिलेगा, और ये सब बातें हुई क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी मतलब ये वो निकल करके आई कि अल्टीमेटली जो फंडिंग का बात था वो फंडिंग की सारी कहानी एक्सटॉर्शन के रूप में भी पब्लिक होने लगी कि इसके तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी अपने दम पर लोगों से पैसे उगा रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि डे वन से जब से राजनीतिक पार्टियां सर्वाइव करना शुरू हुई हैं, वो पहले लाइसेंस के नाम पर फंडिंग ले रही थी, फिर ब्रीफ केस से फंडिंग ले रही थी, फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट से फंडिंग ले रही थी। फंडिंग नहीं रुकी है, तरीके बदलते चले गए हैं, और जो सत्ता में रहा है वो अपने हिसाब से फंडिंग लेता रहा है। जिसको सत्ता में आने का सुख मिला है उसने दबा के फंडिंग ली है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है आपका और मेरा कठपुतली बन जाना, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का हो जाना, क्योंकि बिजनेसमैन सरकार से अपने हित में फैसले करवा रहा है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब भारत में यह कंडीशन है तो दुनिया के लोग क्या करते हैं? क्या दुनिया में भी लोग इसी प्रकार से रहते हैं? क्या पूरी दुनिया में भी फंडिंग का कोई तरीका है या फिर सब ऐसे ही चलता है? तो देखिए साथियों, इसके ऊपर इंडिया टुडे ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट कवर की थी। उसके अंदर से जानकारी निकल कर आई कि 48 देश ऐसे हैं जहां पर, यहां पर देखिए, डायरेक्ट फंड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू पॉलिटिकल पार्टीज आर बैंड इन 48 कंट्रीज आउट ऑफ 172। मतलब ये समझकर चलिए कि मात्र 48 देश ही ऐसे हैं 172 देश में जिनमें सर्वे हुआ जहां पर पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट फंडिंग लेना, कॉर्पोरेट घरानों से डायरेक्ट फंडिंग लेना अलाउड नहीं है। अदरवाइज दुनिया के जो अन्य देश बचे उन सब में राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट कॉर्पोरेट से फंडिंग लेकर के ही चुनाव लड़ती हैं। तो फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, इन बाकी 48 का होता क्या है? ये फिर चुनाव कैसे लड़ते हैं? इन्होंने पीएसी बनाई हुई है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जस्ट लाइक अमेरिका, जहां पे सारे कॉर्पोरेट घराने मिलकर एक फंड इकट्ठा करते हैं और वो फंड फिर राजनीतिक पार्टियों में बंटता है। जैसे अपने यहां पर इलेक्टोरल ट्रस्ट हुआ करता था, लेकिन उसका हम लोग बेहतर लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि उस समय तक ब्लैक मनी का बड़ा रोल हुआ करता था। अमेरिका में फिलहाल पीएसी चलता है, यानी सबका फंड इकट्ठा करो और फिर पार्टीज में बांट दो। कुल मिलाकर के पूरी राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई सबसे बड़ा समाधान मुझे नजर आता है, आप लोगों को क्या समाधान लगता है वो जरूर बताइएगा। मुझे जो समाधान नजर आता है, आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा जो मैंने तरीके बताए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइएगा कि क्या संभव है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले चंदे को रोका जा सके और डेमोक्रेसी को एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जा सके। मुझे जो लगता है, मैं मेरा आइडिया दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से फिर जो हो सके वो बताइएगा। मेरी तरफ से लगे आइडिया में ये है कि अगर भारत सरकार अपनी तरफ से जैसे तरह तरह के टैक्सेस लगाती है, ऐसे ही कोई एक और टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स की तरह से वैट लगाती है, सेस लगाती है, ऐसे ही कोई एक टैक्स लगा दे, सेस की तरह से टैक्स लगा दे, पॉलिटिकल पार्टी टैक्स। जब हम इतना टैक्स देते हैं तो 1-8% पैसा अगर हमारी कमाई का, या 0.5%, 0.2%, अगर करप्शन को खत्म करना है 0.01% टाइप से भी पैसा अगर टैक्स में लगाया जाए इतनी बड़ी आबादी पर, तो जो पैसा एकत्रित हो उसे राजनीतिक पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे
डिफेंस मिनिस्ट्री को फंड मिलता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री को मिलता है, हेल्थ मिनिस्ट्री को मिलता है, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को बजट में से पैसा अलोकेट किया जाए कि भाई जिसके पास 1% से ऊपर वोट शेयर है वो सब फंड लेने के लिए एलिजिबल हैं। जिनके जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा फंड ले सकते हैं, जितना वोट शेयर है उस हिसाब से परसेंटेज में आपको फंड मिल जाएगा। और यहां पर यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि फिर कोई भी व्यक्ति कॉरपोरेट से धन नहीं लेगा। अगर एक भी जांच एजेंसी कॉरपोरेट से फंड लेती हुई पाई गई या किसी एक को फैसले में फायदा पहुंचाती हुई पाई गई तो उसके ऊपर जांच एजेंसीज या एसआईटी गठित करके उस पर जांच बिठाई जाएगी। अदरवाइज आपको इसके अलावा क्या सॉल्यूशन नजर आता है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग जिस प्रकार से हम अदर कई प्रकार के तरीके से करते हैं ये एक बेस्ट सॉल्यूशन फिलहाल मुझे नजर आता है। अदरवाइज जिस प्रकार से आज इलेक्टोरल बॉन्ड था जिसने पूरा लंबा समय तय किया, अब सरकारें कोई नया मॉडल ले आएंगी जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, लेकिन उसका भी कोई ना कोई बदला हुआ रूप बाहर आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसे हटा देगी। ये सब चलता ही रहेगा, हर चीज इवॉल्व होते होते कहीं और तक पहुंचेगी। बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ये तो तय है कि राजनीतिक पार्टियां चलेंगी चंदे से ही, यानी अपनी राजनीतिक पार्टियां तो बिजनेस नहीं करेंगी, बिजनेस तो आप और मेरे जैसे लोग ही देंगे। ऐसी स्थिति में क्या बेस्ट तरीका हो सकता है समाधान में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।